हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही इनकम टैक्स की क्लास में। इनकम टैक्स लॉ को अगर हमें समझना है तो मैंने बताया कि 6 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या? इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, फिर उसके बाद गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, फाइनेंस एक्ट एनुअल, सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन एंड देन जुडिशियल डिसीजन। इसमें से 3 चीजें आप सीख चुके हो, मतलब बेसिकली जान चुके हो कि क्या होते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 जान लिया, इनकम टैक्स रूल्स 1962 एंड गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं फाइनेंस एक्ट एनुअल। नाउ व्हाट इज दिस फाइनेंस एक्ट एनुअल? सबसे पहले तो बजट जब पास हो जाता है, बजट आई बिलीव यू मस्ट हैव हर्ड, ठीक है, कि हर साल एक बजट आता है, प्रपोजल आता है रूलिंग गवर्नमेंट का, ठीक है। वो बजट जब पास हो जाता है बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, तो वो बन जाता है एक्ट, ठीक है। उस एक्ट के अंतर्गत जितना हिस्सा टैक्सेस से रिलेटेड होता है वो कहलाता है फाइनेंस एक्ट। और सिंस ये एनुअली आता है, हर साल आता है, इसलिए हम बोल रहे हैं फाइनेंस एक्ट एनुअल। राइट, जितनी बात अभी हमने कही अब आराम से धीरे धीरे करते हैं। आज के सेशन में मैं आपको फाइनेंस एक्ट के बारे में बताऊंगा, इसका ओरिजिनेशन, बजट कैसे बनता है, कैसे पास होता है, फिर वो एक्ट कैसे बनता है, इसका इफेक्टिव डेट क्या होता है, कब से ये शुरू होता है, जो भी ये फाइनेंस एक्ट में आया है चेंजेस, वो कब से इंप्लीमेंट होता है, कब तक इंप्लीमेंट होता है, किस तरीके के चेंजेस आते हैं, इतना सब कुछ सीखेंगे आज के सेशन में। चलिए शुरू करते हैं आपके साथ। तो हम ये जानने जा रहे हैं आज फाइनेंस एक्ट एनुअल। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, फाइनेंस एक्ट को ओरिजिन से समझते हैं, कैसे शुरू होता है ये बात। क्या आपको पता है कि हर साल हमारे देश का बजट आता है, बड़ा हलचल होता है उस दिन, राइट। न्यूज़ में भी बड़ी तहलकाएं होती रहती हैं, बजट के बारे में चर्चाएं होती रहती हैं। तो व्हाट इज दिस बजट? ये बजट आता कब है? कभी आपने सुना है बजट, लाइव बजट सुना हो? तो बजट आता है हर साल। बजट कब आता है? बजट इज प्रेजेंटेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ फेब। कौन प्रेजेंट करता है बजट और कहां प्रेजेंट किया जाता है? बजट प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में। तो प्रेजेंटेड इन कहां है? प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। प्रेजेंटेड बाय क्या है? कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। तो बजट इज प्रेजेंटेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ फरवरी, प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट, प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। आई होप यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हर 5 साल में एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन होता है, और जिस साल इलेक्शन होता है उस साल जो बजट आता है वो नई गवर्नमेंट के फॉर्म होने के बाद आता है। इलेक्शन ईयर्स कौन कौन से हैं? लास्ट इलेक्शन कब हुआ था? 2019 में। उसके पहले कब हुआ था? 2014 में। इलेक्शन इसके बाद कब होगा? 2024 में, राइट। तो इनफैक्ट एक बात, अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड से कुछ और पहले से चर्चाएं कर लेंगे तो थोड़ा सा और आपको मजा आएगा, ठीक है। जैसे 2014 में इलेक्शन हुआ था, ये इलेक्शन ईयर था, और यहीं पे मोदी सरकार आई थी, राइट। यहीं पे पहली बार मोदी सरकार आई, और हम उसको प्यार से बोलते हैं मोदी 1.0 मतलब मीडिया का ये नाम दिया गया है, मोदी 1.0। फिर 2019 में फिर से मोदी की सरकार आई तो लोगों ने शुरू किया, मीडिया ने ये वर्ड यूज़ करना शुरू किया, मोदी 2.0, मतलब नया अवतार मोदी का आ रहा है। 2019 में फिर से मोदी आ रहे हैं, राइट। तो ये एक
नॉमेनक्लेचर दिया गया था सरकार के नाम को, मोदी 1.0, मोदी 2.0, ये मीडिया का नाम है, इनकम टैक्स इज नथिंग टू डू विद दिस। तो मोदी 1.0 का सेशन था 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, ये हो गया मोदी 1.0। अच्छा, मैं इतनी बार पॉलिटिशियंस का नाम लेता हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी मैं नाम लूँगा। अभी तो शुरुआत हुई है जहाँ पे मैं बताऊँगा ये बीजेपी के समय में हुआ था, ये कांग्रेस के समय में हुआ था, इस वाले मिनिस्टर ने किया था, ये काम निर्मला सीतारमण जी ने किया, ये वाला काम अरुण जेटली जी ने किया, ये पी चिदम्बरम ने किया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे पॉलिटिकल पर्सन समझने लग जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। देखिए, मैं एक टीचर हूँ, मेरा काम है आपको ये सब कुछ बताना कि देश में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसने किया है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना कि इस काम का इम्पैक्ट क्या हुआ था हमारे देश पे। ठीक है, अगर मैंने मैंने बताया कि ये चीज मोदी सरकार में हुई और इससे ये देश को फायदा हुआ, तो आप ये मत समझ लीजिएगा ये मैं मोदी भक्त हूं, मैं एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट कर रहा हूं। नहीं, ऐसी गुस्ताखी बिल्कुल ना कीजिएगा, और ना मैं ऐसा कर रहा हूं। अगर मैंने कोई बात बताई कि पिछली गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया था और उससे देश को ये फायदा हुआ था, तो नेवर से दैट कि आई एम अगेंस्ट बीजेपी, आई एम एंटी बीजेपी एंड आई एम टॉकिंग ऑफ सम अदर गवर्नमेंट। नो, नीदर आई एम इन फेवर नॉर आई एम अगेंस्ट व्हाइल आई एम टीचिंग, राइट। तो बहुत आपको हर चीज का जो परफेक्ट आइडिया होना चाहिए आपको वो मिलेगा। नाउ कमिंग टू मोदी 2.0, तो इसमें कब कब बजट आया? 2019 में, जो कि एक इलेक्शन ईयर था। फिर इसके बाद 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में, अब इसके बाद क्या? अगेन इलेक्शन ईयर है 2024, राइट। 2014 का अब हम बात करते हैं। 2014 में बजट कब आया था? 2014 में बजट लेट आया था क्योंकि वो इलेक्शन ईयर था। इलेक्शन ईयर में नई गवर्नमेंट जब बन जाती है तब बजट आता है। इलेक्शन किस समय होता है अब ये बात आएगी। ऐसे तो मैंने बताया बजट कब आता है, 1 फरवरी को, राइट। लेकिन इलेक्शन कब होता है हमारे देश में पता है? किसी को याद हो, ध्यान हो कि इलेक्शन किस समय पे होता है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला? तो इलेक्शन का जो समय होता है वो मार्च के लास्ट वीक में मोटा मोटी शुरू होता है, और एक्चुअली हर स्टेट्स में एक साथ नहीं ना होता है, मैनेज नहीं हो पाएगा, तो वो अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग डेट्स होती हैं। तो हम कहते हैं कई चरणों में इलेक्शन हो रहे हैं। तो बेसिकली लास्ट वीक या ऐसे कह लीजिए मिड ऑफ मार्च से शुरू हो जाता है इलेक्शन और अप्रैल मिड तक जाता है, ठीक है। इतना इलेक्शन में टाइम लगता है, राइट। और वही 2-4-5 दिन बाद उसका रिजल्ट भी आ जाता है। तो एक तरीके से हम कह देते हैं कि मिड मार्च से लेके मिड अप्रैल तक हमारा इलेक्शन वाली पूरी प्रक्रिया हो जाती है, नई गवर्नमेंट बन जाती है। तो अब 15 अप्रैल को नई गवर्नमेंट आएगी तो आते ही सबसे पहला काम बजट ही बना के दे देगी क्या? नहीं भाई, उनके पास सैकड़ों और काम है, राइट। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। और 2014 में तो पहली बार बीजेपी की सरकार आई थी। 70 सालों से कांग्रेस हमारे देश पे राज कर रही थी, तो क्या इनके लिए बजट बनाना, देश को समझना और ज्यादा समय वाला काम था कि नहीं था? हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर उस समय बने थे अरुण जेटली जी, जो पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर बन रहे थे। देखिए, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्कलोड ज्यादा हो जाता है व्हेन यू आर टेकिंग एनी पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन यू आर टेकिंग एनी मिनिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उनके लिए यहाँ पे एक दिक्कत थी कि ठीक से समझना है, समय लगा। तो शायद मुझे लगता है कि ये जो पहला बजट आया था ना, ये कहीं जुलाई में जाके आया था, नहीं तो फरवरी में ही आ जाता है बजट, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं एग्जैक्ट डेट तो नहीं मुझे याद है, लेकिन शायद यहाँ जुलाई में आया। फिर ये कब आया? 1 फेब को आया। फिर यहाँ कब आया? 1 फेब को आया। यहाँ भी 1 फेब, यहाँ भी 1 फेब। फिर 2019 में इलेक्शन था, यहाँ पे जून में आया था बजट, ठीक है। यहाँ पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी थे, अब वो नहीं रहे, ठीक है, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। और फिर 2019 में निर्मला सीतारमण जी आई, ठीक है। निर्मला सीतारमण जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बनी 2019 में भी इन्होंने बजट दिया, 20 में भी, 21 में भी, 22 में भी, 23 में भी
और 24 में भी नहीं, 23, अभी इतनी बात करनी है। इतना बजट निर्मला सीतारमण जी ने दिया। अच्छा, कहीं किसी के दिमाग में ये बात तो नहीं बैठ गई कि फाइनेंस मिनिस्टर भी 5 साल के लिए बजट देता है? ऐसा कुछ नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट जब चाहे जब रूलिंग पार्टी चेंज कर सकती है। ये चांस की बात है कि एक ही व्यक्ति 5 साल तक फाइनेंस मिनिस्टर भी बना रहा, जितने समय तक एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की सत्र चलता रहा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर बीच में भी चेंज हो सकते थे, ये चांस की बात है। बेसिकली 2018 के बजट के 2019 के बजट के पहले ही अरुण जेटली जी की डेथ हो गई थी। अदरवाइज हो सकता है 2019 में भी वही फाइनेंस मिनिस्टर बने रहते, और इवन ये पॉसिबल था कि शायद उनके जाने के पहले ही वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से चेंज हो जाते। इट्स क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉलिटिकल रूलिंग गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है कि किसे फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है, लेकिन बहरहाल हमारे देश में कुछ ऐसा ही हुआ। फिर 2020 में बजट कब आया है? 1 फरवरी को। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको ये भी बताऊं कि क्या हमारे देश में 1 फरवरी को बजट आने की कोई परंपरा पिछले कई सालों से चली आ रही है? तो मैं आपको बताऊंगा ऐसा भी नहीं है। जब से मोदी सरकार आई है तब से 1 फरवरी की परंपरा को लागू किया गया है। इसके पहले ये 1 फरवरी की परंपरा नहीं थी। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इसके पहले 2014 के पहले तक, तो परंपरा कुछ और थी। लास्ट डे ऑफ फरवरी को बजट आता था। राइट, अब आप कहेंगे सर इसमें कोई विशेष अंतर है? वैसे तो मैं कहूंगा कोई अंतर नहीं है, लेकिन मोदी जी का कहना था कि अगर हम 1 फरवरी को बजट लाएंगे तो बहुत टाइमली बजट पास भी हो जाएगा। ठीक है, जब 28 फरवरी को बजट आता था तो क्या होता था, पास होते होते अगला फाइनेंशियल ईयर मार्च पूरा निकल जाता था, अप्रैल में जाके कहीं पास होता था बजट। तो भाई मोदी जी का कहना था हम 1 फरवरी को बजट लाएंगे तो मोटा मोटी उस बजट को पास भी करा लेंगे बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से मार्च के अंतर्गत, ताकि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले पहले बजट पास भी होगा। ऑब्वियसली ये ज्यादा अच्छी बात है अगर बजट ज्यादा एडवांस में आता है तो प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलेगा। भाई बजट अगर पास हो गया है तो अकॉर्डिंगली वर्क करने के लिए भी हम और अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे। तो इसलिए इसको शिफ्ट किया गया टू 1 फरवरी। यहां तक की बात क्लियर है आपको? चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। क्या होता है बजट? बजट इज अ प्रपोजल बाय रूलिंग गवर्नमेंट। Proposal by a ruling government. What sort of proposal is being made by this ruling government? ये ruling government 2 किस्म के proposal बनाती है बजट में। एक होता है एक्सपेंडिचर का बजट, एक्सपेंडिचर का प्रपोजल, और दूसरा रिसिप्ट का प्रपोजल। गवर्नमेंट 2 प्रपोजल बनाती है। हम खर्चे कहां कहां करेंगे? आपने सुना भी होगा, हम रेल पे इतना खर्चा करेंगे, रोडवेज पे इतना खर्चा करेंगे, हम इतने हॉस्पिटल बना देंगे, हम इतने स्कूल बना देंगे। राइट, हम इतनी तनख्वाह बांटेंगे पुलिस में, इतनी तनख्वाह बांटेंगे आर्मी में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में इतनी तनख्वाह बांटेंगे। दिस इज ऑल एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट इज रिसिप्ट? वो बजट बनाते हैं, प्रपोजल बनाते हैं कि हम पैसा लाएंगे कहां से। इन खर्चों को मीट आउट करने के लिए पैसा चाहिए भी तो उन खर्चों को मीट आउट करने के लिए पैसा लाया कहां से जाएगा। बेसिकली अगर हम एक्सपेंडिचर को डिवाइड करें तो एक्सपेंडिचर के भी 2 नेचर होते हैं। एक होता है कैपिटल नेचर और दूसरा होता है रेवेन्यू नेचर। तो कैपिटल रेवेन्यू बस लिख देते हैं शॉर्ट में, कैपिटल रेवेन्यू। बिल्कुल उसी तरीके से रिसिप्ट भी 2 नेचर की होती है, कैपिटल और रेवेन्यू। नाउ चलिए हम बात करते हैं कैपिटल खर्चे क्या होते हैं। जैसे अगर ये बोला जाए रोड बनाएंगे, रेल बनाएंगे, तो ये कैपिटल खर्चा है। रेवेन्यू खर्चा क्या है? गवर्नमेंट सैलरी बांटेगी, गवर्नमेंट वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी तनख्वाह बांटेगी, तो ये रेवेन्यू खर्चा है। ठीक है, रेवेन्यू खर्चा का मतलब रेकरिंग खर्चा, जो बार बार होता रहता है, हर महीने हो रहा है, मतलब फ्रिक्वेंटली हो रहा है, ऐसे कह लीजिए। जो खर्चे फ्रिक्वेंटली होते जा रहे हैं, दैट्स इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल खर्चे जो बड़े खर्चे हैं, राइट। ऑब्वियसली अगर एक बार एक एयरपोर्ट बन गया तो वही एयरपोर्ट दोबारा नहीं ना बनेगा, दूसरा बनेगा। ठीक है, लेकिन एक बार एक गवर्नमेंट इंप्लॉय हायर हो गया तो सेम इंप्लॉय को बार बार तनख्वाह जाएगी, राइट। तो इट्स एन रेकरिंग खर्चा, रेवेन्यू खर्चा है। ऑब्वियसली आपने अकाउंटिंग में भी कैपिटल खर्चे और रेवेन्यू खर्चे पढ़े होंगे। नाउ कमिंग टू रिसिप्ट, इन सभी खर्चों को मीट करने के लिए रेवेन्यू कितने सोर्सेस से आती है?
बोलिएगा नहीं, दो होते हैं, दो, लेकिन अभी ध्यान से सुनिए, सिर्फ एक। एक देश अच्छा देश तभी है जब वो अपने सारे खर्चों को, चाहे वो बड़ा खर्चा कर रहा है, छोटा खर्चा कर रहा है, ठीक है, वो सब कुछ किससे आ जाना चाहिए? उसके रेवेन्यू सोर्स से। और ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? टैक्सेस। हालांकि वैसे तो रेवेन्यू रिसिप्ट है, गवर्नमेंट की बहुत सारे बिजनेसेस भी हैं, गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं, उनकी प्रॉफिट्स जो आती हैं वो रेगुलर बेसिस पे आ रही हैं, ठीक है। तो हम एक दूसरी चीज भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। लेकिन आपको मैं बता दूं, गवर्नमेंट कंपनीज में बहुत प्रॉफिट है नहीं, बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज तो इनफेक्ट लॉसेज में है। तो वी शुड इनफेक्ट ट्राई टू इग्नोर इट, क्योंकि इसका कंपोजिशन जो है बहुत छोटा है और हमें फोकस भी इस पर नहीं करना है। आपको भी पता है हम क्या पढ़ने आए हैं, ठीक है। तो थोड़ी से सारी डिस्कशन को हम सेंट्रिक कहां पे कर देते हैं? टैक्सेस पे ही। तो फॉर द टाइम बीइंग आई एम जस्ट ट्राइंग टू फोकस ओनली ऑन वन थिंग, कि देखिए हमारे पास खर्चे कहां कहां पे हो रहे हैं। हमारे रोड पे, रेल पे, एयरपोर्ट पे कैपिटल खर्चे हो रहे हैं, गवर्नमेंट की सैलरीज बांटनी है इतनी, ये रेवेन्यू खर्चा है, इन सभी को मीट कहां से करना है? टैक्सेस। अगर ये सारा खर्चा इन टैक्सेस से मीट नहीं हो पाता है तो हम उसको कहते हैं कि हमारा बजट एक डेफिसिट बजट है। यानी ध्यान दीजिएगा हम क्या लिख रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर है किससे? आपके रेवेन्यू रिसिप्ट से, रेवेन्यू रिसिप्ट से। मतलब ये जो टैक्सेस है उससे ज्यादा है, ये और ये सब कुछ ज्यादा है, हम टैक्सेस से मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो पता है हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे माई बजट इज अ डेफिसिट बजट, ठीक है। और अगर ये खर्चे कम है, मेरा टैक्सेस का रेवेन्यू ही ज्यादा होने वाला है, तो अगर ये उल्टा हो जाए, अगर हम जो बजट दे रहे हैं उसके हिसाब से खर्चे हम कम करेंगे, सरकार कह रही है कि आने वाले साल में ना हम खर्चे कम करेंगे, ठीक है। बजट हर साल आता है, ये एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर पता है कब स्टार्ट होता है हमारे देश में? अप्रैल टू मार्च, दिस इज फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल टू मार्च, राइट। और उसी के लिए बजट आया है, थोड़ा सा अप्रैल से पहले, कब आया? फेब में आया। किसके लिए आ रहा है? वही जो अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है उसके लिए आ रहा है। तो अगर गवर्नमेंट का बजट ये होता है कि मेरे कैपिटल खर्चे, रेवेन्यू खर्चे कम होंगे मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट से, ये हुई सुंदर बात, इसको कहते हैं अच्छा देश, ठीक है। यहां इसे कहते हैं सरप्लस बजट। भाई हमारी कलेक्शन ज्यादा है, मेरे खर्चे कम है, ठीक है। तब तो हम पैसा बचा पाएंगे, दूसरे देशों को लोन दे पाएंगे, ये सब कुछ कर पाएंगे, और उस पैसे से पैसा कमा पाएंगे, हमारी इकोनॉमी और स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है। डेफिसिट बजट में क्या होगा? भाई हमारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? अब हम कुछ कैपिटल रास्ता निकालते हैं। कैपिटल की जरूरत कब पड़ती है? कैपिटल रेवेन्यू की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, ध्यान दीजिए। अगर सरप्लस हो गया तो पड़ी ही नहीं, लेकिन अगर डेफिसिट हो गया तो अब पड़ेगी। इस सिचुएशन में बात आती है कैपिटल की, कैपिटल रिसिप्ट। अब ये कैसे जनरेट किया जाता है कैपिटल रिसिप्ट? इसके दो तरीके हैं मेजरली, या हमारे देश ने अभी तक दो तरीके आजमाए हैं। एक तो होता है लोन ले लेना वर्ल्ड बैंक से, कर्ज ले लेते हैं हम बाहर से, और दूसरा तरीका है डिसइन्वेस्टमेंट। क्या आपने कई बार राहुल गांधी जी को सुना है ये बोलते हुए, ये मोदी सरकार देश बेच रही है? प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। आपने सुना होगा LIC का IPO आया, राइट। BPCL में गवर्नमेंट ने स्टेक बेचा, बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज में गवर्नमेंट ने रिसेंट पास्ट में स्टेक बेचा है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी स्टेक बेचा है, जिसके लिए मतलब प्राइवेटाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। आपने शायद इस वर्ड को, मतलब आई डू नॉट नो कि आप कौन से वर्ड को समझते हो, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू नेम वन थिंग विद डिफरेंट नेम्स, राइट। डिसइन्वेस्टमेंट को ही अलग अलग नाम से बोल रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन बोल रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनीज के IPO आए, गवर्नमेंट कंपनी के स्टेक बेचे गए, एक ही बात है सब, राइट। इट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट अपनी एसेट्स को बेच रही है एक तरीके से, ये प्रॉपर्टी तो है गवर्नमेंट की, ये कंपनीज, उसमें हिस्सेदारी बेच रही है किसी को।
ये कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट, जिसको हमने आपको और क्लियर विजन देने के लिए बताया कि आपने हो सकता है अपोजिशन पार्टीज को ऐसा कहते हुए सुना कि ये सरकार ना देश बेच रही है, गवर्नमेंट की कंपनीज बिक रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो देखिए यही एक तरीका होता है पैसा जो कमी है उसको पूरा करने का। दूसरा तरीका होता है कि आप कर्ज ले लीजिए, राइट। तो अच्छा, अभी जो हमारी करंट सरकार है वो डिसइन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रही है, इससे पुरानी जो सरकार थी वो कर्ज ले रही थी। अरे तो भाई यही सब रास्ता है, कर्ज लेंगे तो भी क्या होगा, कभी ना कभी तो देना ही पड़ेगा। कैसे देंगे? बेच के ही देंगे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, अब आपको सब कुछ पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये पता है कि हमारे देश में इनकम टैक्स से रेवेन्यू कितनी आती है, क्योंकि ये सब मैंने आपको इनिशियल क्लासेस में समझाया था, ठीक है। हमारे देश में तकरीबन आज की तारीख में 19.7 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स से आता है। चलिए राउंड फिगर में 20 लाख करोड़ रुपए पकड़ लेते हैं। क्या आपको पता है कि हमारा देश आज की तारीख में कितना वर्ल्ड बैंक के लोन पे ब्याज दे रहा है? 9 लाख करोड़ रुपए हमसे ब्याज देते हैं। यानी जितना हम इनकम टैक्स से रेवेन्यू कमाते हैं लगभग उसका 50% तो हम ब्याज के रूप में बांट दे रहे हैं। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट अ ह्यूज अमाउंट इट इज? यानी लोन की वजह से भी हमारे देश पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। और वो कौन बियर कर रही है? किसने कर्ज लिया था? ऑब्वियसली पुरानी सरकारों ने, ठीक है। कौन बियर कर रहा है? जो करंट सरकार चला रहा है, पे करना है उन्हें ब्याज। देखिए बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव का भी डिफरेंस होता है। अब मोदी गवर्नमेंट इस बात को कैसे जस्टिफाई करती है आपको यह भी समझना होगा। आपको लग रहा होगा कि भाई ये सब हम पढ़ क्या रहे हैं? एम आई रियली लर्निंग इनकम टैक्स? यस। डू यू थिंक कि आप इनकम टैक्स सीखना चाहते हो और आप बजट ही नहीं समझते? बजट में सारे कानून आते हैं, ठीक है, जो हमारे फाइनेंस एक्ट होते हैं। आज आप एक बार मुझसे पढ़ के निकल जाओगे, क्या जो इनकम टैक्स आप मुझसे पढ़ोगे क्या जीवन भर यही इनकम टैक्स रहेगा? नहीं, हर साल बजट आता है, इनकम टैक्स बदल जाता है, बहुत हद तक बदल जाता है। लेकिन आज आपको उस लायक बना देंगे कि पूरे जीवन में जितना बजट आएगा ना, आप सिर्फ टीवी पे देख के सब समझ जाओगे। आप इसलिए मेरे पास बैठे हो। राइट। तो देखिए मोदी सरकार क्या बोलती है इस पॉइंट पे, उनका क्या ओपिनियन है। वो कहते हैं कि जो सरकार होती है ना वो देश चलाने के लिए, धंधा चलाने के लिए नहीं है। ये बिजनेस करने के लिए बिजनेसमैन बैठे हैं, हम लोग बिजनेस करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए बैठे हैं। उनका सीधा सा मानना है, वो कहते हैं कि अगर हमारी कंपनी की वैल्यू, अब हम गवर्नमेंट की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि अगर एक गवर्नमेंट की कंपनी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 100 रुपए है, ठीक है, तो पता है उससे क्या हो रहा है? उसकी वैल्यू 100 रुपए है, हम उससे प्रॉफिट ही कमा रहे हैं 5 रुपए, राइट। हालांकि वो उससे भी कम है, वो कहते हैं कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं 5 रुपए का। तो ये देश को मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 100 रुपए का हम एसेट रखे हुए हैं, 100 रुपए की वैल्यू का धंधा है, ठीक है, जो धंधा पूरा का पूरा 100 रुपए में बिक सकता है, हम उसे 5 रुपए कमा रहे हैं। वो कहते हैं कि इससे बेहतर तो होगा कि ये धंधा 100 रुपए में बेच दे। एक प्राइवेट प्लेयर जब इसको एक्वायर करता है इसी बिजनेस को, तो इसे एफिशिएंटली चलाता है, क्योंकि उसका काम है धंधा चलाना, और उससे वो प्रॉफिट बना लेता है उसी धंधे से 30 रुपए का। मान लो 30 रुपए का प्रॉफिट बना, कहते हैं वो मल्टीपल फोल्ड प्रॉफिट ज्यादा बनाता है। हम तो 5 ही बनाए थे, वो 30 रुपए का प्रॉफिट बनाता है। जब वो 30 रुपए का प्रॉफिट बनाता है तो उस पर 30% का टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। उस 30 रुपए पे 30% यानी कि मोटा मोटी 9 रुपए का वो टैक्सेस दे देता है। तो बताइए गवर्नमेंट के हिसाब से क्या अच्छा है? धंधा करके 5 रुपए कमाएंगे, वो धंधा किसी और को दे देंगे, वो 9 रुपया टैक्स दे देगा, तो ज्यादा अच्छा क्या है भाई? क्यों इतनी मेहनत करें? 9 रुपया सीधा टैक्स उठाते हैं ना, और 100 रुपए भी मेरा खाली हो गया है, जिसको हम देश की तरक्की में लगाएंगे, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और देश में बिजनेसेस ग्रो होंगे। वो 100 रुपए भी तो खाली हो गया। So this is how government is justifying. Please try to understand. I am not justifying any point. This is how government is justifying the point of disinvestment.
राइट। तो आई टेल यू, अच्छा आपको क्या लगता है कि हमारे देश का बजट कैसा रहता होगा? आजादी से लेके आज तक इतने सारे बजट आए हैं, ठीक है, हमारे देश का बजट कैसा रहता है? सरप्लस, डेफिसिट, मैचअप कर जाता होगा, कैसा रहता है? तो लेट मी टेल यू इन जस्ट वन लाइन, आजादी से लेके आज तक हमारे देश का जितना भी बजट रहा है वो सारा डेफिसिट रहा है। माय गुडनेस सर, ये क्या बात कर दी है आप, हमारा देश आज तक घाटे में रहा है। हां, पुरानी सरकार ने कर्ज ले लेके डेफिसिट को मीट किया है, अब की सरकार क्या कर रही है? डिसइन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रही है इन ऑर्डर टू मीट द डेफिशिएंसी इन द बजट। हमारे खर्चे ज्यादा हैं, हमारे पास रिसिप्ट कम आती है। आज हम कहते हैं, जब आप आगे बढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि हमारे देश में टैक्सेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। लोग परेशान हैं कि टैक्सेस कितना ज्यादा है। जब भी बजट आता है तो देखिए लोग कहते हैं सरकार ने कुछ छूट ही नहीं दी, आम आदमी के लिए ये बजट घातक था, इतना टैक्सेस ले रही है सरकार, ठीक है। टैक्स टेररिज्म चलता है हमारे देश में, यस ये भी लैंग्वेज यूज की जाती है, लेकिन फिर भी टैक्स से हम उतनी कलेक्शन नहीं है जितना देश में खर्चा है। तो देखिए गवर्नमेंट को सब कुछ देखना पड़ता है ना, अब और टैक्स बढ़ाने का स्कोप नहीं है, क्या कर सकते हैं, खर्चे जो हैं वो करने ही पड़ेंगे। दिस इज हाउ द इकोनॉमी इज रनिंग। थोड़ा सा आपको खराब लग रहा होगा ये सब सुन के, बट देयर इज नो हार्म, हमारे सारे नेबरिंग कंट्रीज का भी वैसा ही हाल है। दिस इज हाउ इट्स गोइंग। राइट, तो आपने समझा बजट में होता क्या है, ठीक है। बजट एक प्रपोजल होता है जिसमें खर्चे और रेवेन्यू की बातें करती है। सरकार बताती है कि आने वाले साल में क्या मेरे खर्चे हैं, क्या मेरी रेवेन्यू है, और अगर कुछ डेफिसिट होता है तो बताती है हम इसकी भरपाई कैसे करेंगे, ठीक है। आता कब है? 1 फरवरी को आता है। इलेक्शन वाले ईयर में, इलेक्शन के बाद जब नई गवर्नमेंट आ जाती है, नई सरकार आ जाती है तो वो लाती है, ठीक है। तो फिर वो कुछ भी हो सकता है, नई सरकार 15 अप्रैल के बाद ही आती है, तो मई, जून, जुलाई में जब भी उनको कन्वीनियंट होता है तब वो लाते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। फिर उसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती है, राइट। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बजट पास कैसे होता है। बजट जिस दिन आता है उस दिन, यानी कि 1 फरवरी के डेट, उस दिन जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो पार्लियामेंट में खड़ा होता है और बजट को सुनाता है, राइट। अगर आज तक आपने बजट नहीं देखा तो अगली बार जरूर देखिएगा। बजट स्टार्ट होता है शार्प 11 बजे मॉर्निंग में, ठीक है, एकदम 11 AM डॉट स्पीच शुरू हो जाती है, इतना परफेक्शन है, ठीक है। पार्लियामेंट में लोग आधी घंटा पहले से आके उस दिन बैठ भी जाते हैं, ठीक है। 15 मिनट तो ऑलमोस्ट पूरा हॉल पैक्ड होता है, एकदम रेडी होते हैं, और डॉट 11 बजे बजट की स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ना शुरू कर देते हैं। इतनी परफेक्शन के साथ बजट शुरू होता है। और जिस दिन बजट होता है ना, उस दिन पार्लियामेंट में किसी को ये नहीं अलाउड होता है कि आप बताइए अपोजिशन कि भाई ठीक लगा नहीं लगा। उस दिन कोई वोटिंग वगैरह नहीं होती है। उस दिन बस बजट सुनिए और निकल जाइए, और बजट की फुल बजट की कॉपी आपको पकड़ा दी जाती है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर जब पार्लियामेंट में बजट पढ़ता है तो मैं आपको बता दूं कि बजट पूरा नहीं पढ़ता। अब बजट मान लीजिए 40 पन्ने का है, तो हो सकता है वो 5, 6, 7, 8, 10 पन्ना ही पढ़े, ठीक है। 100 पन्ने का बजट होगा तो वो उतना नहीं पढ़ेगा, ठीक है, वो थोड़ा सा पढ़ेगा, या कुछ चीजों को में डिटेल में बात कही गई है लेकिन डिटेल में पूरी बात नहीं बताई जाएगी, शॉर्ट में बताई जाएगी आपको, ठीक है। तो पार्लियामेंट में बजट सुनाया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इन समराइज्ड मैनर टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और फिर उसके बाद जैसे ही सेशन खत्म होता है बजट की कॉपी सभी मिनिस्टर्स को दे दी जाती है, और मिनिस्टर्स को कहा जाता है एग्जिट कीजिए पार्लियामेंट से। वो जो भी बोलेंगे बाहर निकल के बोलेंगे। तो अपोजिशन फिर बाहर निकलती है, मीडिया वाले खड़े होते हैं, बोलती है ये बजट बड़ा ही बेकार बजट था, राइट। रूलिंग पार्टी बोलती है कि आज तक का मास्टर स्ट्रोक था मोदी का, सबसे बढ़िया बजट था आज तक का। तो दिस इज हाउ द बजट इज रिस्पॉन्डेड इन ओपन आफ्टर द पार्लियामेंट सेशन। उसके बाद क्या किया जाता है, कुछ दिनों बाद पार्लियामेंट में एक दूसरा सेशन फिर से बैठाया जाता है। हालांकि इसकी लिमिट भी है कि शायद 75 दिनों के अंदर अंदर दोबारा सेशन बैठना चाहिए टू पुट अ वोटिंग
ऑन दैट बजट कि कितने लोगों को मंजूर है, कितने लोगों को नहीं मंजूर है। ठीक है, तो कुछ दिनों बाद वापस से सेशन बैठाया जाता है। मैं आपको बताऊं, जो बजट 2023 था वो 1 फरवरी को, बजट जो था वो 1 फरवरी 2023 को आया था। ठीक है, और वो पास हो गया। पता है पास कब हो गया? पास हो गया है वो 23 मार्च 2023 को। कैसे पास हुआ? पास होने का क्या तरीका है? मोर देन 50% वोट इन फेवर। ठीक है, ग्रेटर 50% वोट इन फेवर आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो समझ लीजिए बजट पास हो गया, और बजट जब पास हो जाता है तो उसे बोला जाता है एक्ट। अब ये कानून बन गया, ये लॉ बन गया। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए बजट पास हो गया तो लॉ बन गया। अब आपको मैंने यहां पे बताया था कि इसमें कुछ मुद्दा टैक्सेस के बारे में होता है। जो टैक्सेस के बजट में तो बहुत सारी चीजें हैं ना भाई, मैंने बताया तो एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल रिसिप्ट रेवेन्यू, इतनी सारी बात है। लेकिन उसमें से जो बात टैक्सेस से रिलेटेड है, बजट के अंदर जो बातें टैक्सेस से रिलेटेड है, इसके अंदर मैटर रिलेटिंग टू टैक्सेस, पता है उसको क्या बोलते हैं? मैटर रिलेटिंग टू टैक्सेस, उसको बोलते हैं फाइनेंस बिल। चलिए याद कीजिए मेरे साथ साथ, बजट में तो बड़ी सारी बातें होती हैं सर, लेकिन उसके अंदर जितना भी मैटर टैक्सेस से रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं फाइनेंस बिल। और जब ये बजट पूरा का पूरा पास हो गया, पूरा का पूरा कानून बन गया, तो क्या ये मेरा प्यारा सा फाइनेंस बिल भी कानून बन गया? हाँ, ये भी पास हो गया भाई। ये पास, जैसे ये पास हुआ तो ये भी पास हो गया, इसको अलग से थोड़ी ना पास हो रहा है, ये भी पास हो गया। अब ये पास हो गया तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फाइनेंस एक्ट। ओहो, तो सर आप इसी की बात कर रहे थे इतनी देर से, बड़ा समय लग गया सर समझने में फाइनेंस एक्ट को। नहीं बेटा, अभी कुछ नहीं समझे, अभी आधी बात बताइए, अभी आधी बात बताइए, इतना जल्दी थोड़ी ना समझ जाओगे तुम फाइनेंस एक्ट। ठीक है, अभी तो वो शब्द तक पहुंचे हैं, अभी तो इतनी सारी कहानी इसलिए थी ताकि तुमको पता चले ये है क्या। अब वहां पहुंचे हैं तो अब इसकी बात करेंगे हम। इसकी बात कहां की है? अभी तो ये शब्द तक पहुंचे हैं इतनी मेहनत करके। क्या आपको यहां तक की बात एकदम क्लियर हो गई कि नहीं? चलिए अब आपको आगे ले चलते हैं। चलिए अब अलर्टनेस और बढ़ा लीजिए, और बढ़ा लीजिए तो अपनी अलर्टनेस। ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया भाई? ये 3 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, कौन कौन से हैं सर? बताइए भाई, कौन कौन से हैं सर ये फाइनेंशियल ईयर? 2022, 2023, 2024, 2025। अब ध्यान से समझिए, पहले एक फाइनेंशियल ईयर को ध्यान से देखिए। ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? ये जो ब्लू लाइन है ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? इस फाइनेंशियल ईयर को कहते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23। क्या बोलते हैं बच्चों? हम देखिए इसके ऊपर लिख रहे हैं FY 22-23, ऐसे बोलती फाइनेंशियल ईयर 22-23। हालांकि इनकम टैक्स की भाषा में तो फाइनेंशियल ईयर के भी अलग अलग नाम है अभी। ठीक है, अभी रुक जाइए, धीरे धीरे। ये जो पिंक लाइन है, ये पिंक वाली जो लाइन है, पूरा ईयर है, इसको हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल ईयर 23-24। और ये वाला येलो वाला फाइनेंशियल ईयर 24-25। आइए बात को ध्यान से समझिए। ये जो है, यहां से जहां 2022 हमने लिखा है,
इनकम टैक्स में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। अप्रैल टू मार्च, दिस इज द फाइनेंशियल ईयर। तो व्हेन आई से फाइनेंशियल ईयर 22-23, तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है ये है 1 अप्रैल 2022 और ये क्या है बच्चों, 31 मार्च 2023, और 31 मार्च के बाद ही शुरू हो गया 1 अप्रैल 2023। तो यहां 1 अप्रैल 2023 भी है और वो खत्म हो रहा है 31 मार्च 2024। वहीं से शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 24 से अगला फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हो रहा है 31 मार्च 25। क्या सबको बात समझ में आई? ये है 1/4/22, ये 31/3/23, फिर यहीं पे तो आ गया ना 1/4/23 भी, 31/3/23 का अगला ही दिन तो होता है 1/4/23। तो यहां से अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया, ये खत्म हुआ मार्च 24 में, फिर अप्रैल 24 से शुरू हुआ अगला फाइनेंशियल ईयर, खत्म हुआ मार्च 25 में, राइट। चलिए मैं आपको ये सारा एक पर्टिकुलर बजट के रेफरेंस में एक्सप्लेन करना शुरू कर देता हूं, ठीक है। हम जिस बजट की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल वो कौन सा बजट है? देखिए ये वाली डेट कौन सी थी, ध्यान से सुनिए, ये वाली डेट कौन सी थी है? ये तो सर 31 मार्च 2023 कह लीजिए या 1 अप्रैल कह लीजिए, वो ये वाली डेट है। तो उसी के पहले मैंने एक लाइन खड़ी की है, ये कौन सी डेट है? ये है फरवरी 1 फेब 2023। इस दिन आया बजट, ठीक है, बजट 2023। इसको बोला क्या जाएगा? इसको बोला जाएगा बजट 2023, ठीक है। अच्छा, इसके पहले बजट कब आया था? इसके साथ पहले बजट आया था फरवरी 2022 में, तो उसको हम क्या बोलते थे? बजट 2022। बजट का नाम देना शुरू करिए, इसे हम बोलेंगे बजट 2023, ठीक है। ये जो बजट आता है वो किस फाइनेंशियल ईयर के लिए है? दिस बजट इज फॉर फाइनेंशियल ईयर जो इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला 23-24, ठीक है। इस बजट में इनकम टैक्स से रिलेटेड, अब हम फोकस हैं सिर्फ इनकम टैक्स से, भले हम बजट बोल रहे हो, लेकिन हम अंदर का मैटर सिर्फ कौन सी बात करेंगे? जो फाइनेंस बिल में लिखा था, ठीक है। बजट के अंदर एक फाइनेंस बिल था, उसी के अंदर ना टैक्सेस की बात थी, तो हम सिर्फ अब टैक्सेस की बात कर रहे हैं। अब कुछ भी अगर हम बजट भी बोल रहे हैं तो समझ लेना फाइनेंस बिल, हम पूरे बजट से हमको मतलब नहीं है, हमको बजट के सिर्फ फाइनेंस बिल वाले कंपोनेंट से मतलब है, तो हम फाइनेंस बिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस बजट 2023 के अंदर कुछ मैटर है, दैट इज फाइनेंस बिल। उसमें टैक्सेस बताया गया है कि आपको किस रेट से टैक्सेस देना है, जो भी बातें बताई गई हैं वो कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए है? वो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए है। इस फाइनेंशियल ईयर में आप जो भी इनकम कमाएंगे उसके रिस्पेक्ट में ये बजट आया है। ये पास कब हुआ? मैंने आपको इसकी डेट भी बताई थी, 23 मार्च 2023 को यहां पे बजट पास हो गया, यहां पे 23 मार्च 23, मतलब बस थोड़ा सा 31 मार्च के पहले पहले ही पास हुआ है, ठीक है। इसको दूसरी कलर की लाइन बनानी चाहिए थी क्या? मुझे गलती कर दी क्या मैंने? बना देते हैं। ये इस दिन ये फाइनेंस एक्ट बन गया, ठीक है। हम बजट 2023 में जो फाइनेंस बिल वाला हिस्सा था वो पास हो गया और ये बन गया फाइनेंस एक्ट 2023। ये एप्लीकेबल किसके लिए है? एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अब आप नए टर्मिनोलॉजी सीखने जा रहे हैं। हम इस साल जो भी इनकम कमाए हैं, वो इसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। जिस ईयर में आप इनकम कमाते हो उसे कहा जाता है प्रीवियस ईयर, द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड। जिस साल हम इनकम कमाते हैं ना उसको कहा जाता है प्रीवियस ईयर। एक बात बताइए, क्या हम हर साल कुछ ना कुछ इनकम कमाते हैं? हाँ, ठीक है, राइट, हर साल कुछ ना कुछ इनकम कमाते हैं। तो क्या हर साल एक प्रीवियस ईयर है? हाँ, वैसे तो हर साल एक प्रीवियस ईयर है, राइट। हम इस साल जो इनकम कमाएंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम 23-24 में 50,000 रुपया कमाए, तो हम बोलेंगे मेरी प्रीवियस ईयर 23-24 की इनकम 50,000 है। क्या बोला जाता है? जिस साल हम इनकम कमाते हैं उसको प्रीवियस ईयर बोला जाता है, राइट। यानी ये जो बजट आया था 2023 वो इस साल कमाई गई इनकम के लिए है, यानी एप्लीकेबल फॉर, अब FY नहीं बोलते हैं,
अब हम इनकम टैक्स की भाषा में बोलने लग जाते हैं प्रीवियस ईयर, पीवाई। पीवाई स्टैंड्स फॉर प्रीवियस ईयर। आम बोलचाल की अंग्रेजी में तो प्रीवियस का मतलब होता है पिछला साल, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रीवियस ईयर इनकम टैक्स में मतलब होता है द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड, ये फॉर्मूला है, ठीक है, द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड। अच्छा, इस साल जो आपने इनकम कमाई है, पता है इसकी असेसमेंट कब होती है? भाई इनकम कब कंप्यूट होगी कि आपने इस साल कितना कमाया है? अरे वो तो ईयर खत्म हो जाएगा तब ना बता सकते, क्योंकि आप 31 मार्च को भी कुछ ना कुछ कमाओगे। हम कैसे बता देंगे कि आप प्रीवियस ईयर 23-24 में कितना कमाए हो? ये क्या हम यहां पे बता सकते हैं बीच में साल के? नहीं, ये साल खत्म होना जरूरी है, तभी हम इनकम एसेस कर सकते हैं। और इस साल आपकी इनकम एसेस होती है कौन सी इनकम के लिए? इस वाली इनकम के लिए। ये जो 23-24 है, इसकी इनकम एसेस होगी 24-25 में, राइट। तो ये जो बजट आता है वो ये कहता है कि इस साल जो इनकम एसेस होगी, देखिए यहां जो बजट आया है बोलता है इस साल जो इनकम एसेस होगी हम उसके लिए नियम बता रहे हैं। ऑब्वियसली इस साल जो इनकम एसेस होगी वो कौन सी इनकम है? जो इस साल कमाए हो। एसेस होने का मतलब कंप्यूट करना, ठीक है। तो ये बजट बोलता है इस साल जो कमाई गई हम उसके लिए हैं, और इस साल जो कंप्यूट होगी वो उसके लिए है। अरे भाई साहब, इस साल जो कंप्यूट करोगे वो कौन सी इनकम है? कंप्यूट इसी वाली इनकम को करनी है। बात समझ में आया? तो फाइनेंस एक्ट 2023 इज एप्लीकेबल फॉर पीवाई 23-24, और हम क्या बोलेंगे? इज एप्लीकेबल फॉर एवाई 24-25। बोलिए समझ में आई कि नहीं बात? बोलिए, डिड यू अंडरस्टैंड? और आया तो मजा आया कि नहीं इतना बात समझने में? ठीक है। अच्छा, अब बिल्कुल ऐसे ही बहुत ध्यान से समझिए। फाइनेंस एक्ट 23 आया तो वो 23-24 के लिए था। अच्छा, अगला बजट जो 2024 में आएगा वो नई गवर्नमेंट बनने के बाद आएगा, राइट। नई गवर्नमेंट बनने के बाद आएगा। तो कब आएगा? हालांकि अभी मुझे उसकी चर्चा करनी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए वो उसकी बात नहीं हो रही है अभी। अगला 2024 का बजट देखिए यहां नहीं आएगा। क्या यहां पे आएगा फरवरी 2024 में? नहीं, यहां नहीं आएगा। वो तो नई गवर्नमेंट अप्रैल में बनेगी। अब 2024 का बजट यहां कहीं आएगा, तो यहां आएगा, ठीक है। तो ये कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा? ऑब्वियसली वो इसी फाइनेंशियल ईयर में, इस साल जो इनकम कमाई गई है उसके लिए एप्लीकेबल है। और इसके बाद जो ईयर आएगा, जो दिख नहीं रहा है, इसके बाद जो ईयर आएगा वहां पे उसकी असेसमेंट होगी, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो पहले ही आ गया, तो हमको पता था इस पूरे साल की इनकम के लिए एप्लीकेबल है। तो ये वाला यहाँ पे बजट आया है, अब ये नियम बता रहा है कि इस इनकम का टैक्स ऐसे लगेगा वैसे लगेगा, लेकिन इससे पहले तो हम थोड़ा सा इनकम कमा चुके हैं, उसका क्या करें सर? तो हम कहेंगे अरे अभी तो बस इनकम कमाए हो ना, कि टैक्स भी दे दिए हो, अभी टैक्स वैक्स कहाँ दिए हो? इनकम कंप्यूट थोड़ी ना हुई। अरे कमाए हो ना, कमा के रखे रहो, अभी तो तुम्हारे पास बहुत समय है, पूरे साल कमाना है। अरे इस वाली इनकम पे कंप्यूट कैसे होगी इनकम, वो ना ये बताया है। और कंप्यूट अभी थोड़ी ना करना है, कंप्यूट तो पूरा साल खत्म हो जाएगा तब करना है ना, तो इसके बाद आएगा ना समय, कंप्यूट कर लेना। अच्छा, क्या ये बजट जब आता है तो हम ये कहते हैं कि इसका इंपैक्ट एक बैक डेट से आ रहा है? नहीं बेटा, हम ये नहीं बोलते कि इसका इंपैक्ट एक बैक डेट से आ रहा है, बल्कि हम ये बोलते हैं कि ये बजट ही लेट आया है। ये बजट ही लेट आया है बेटा, ये आना ही इधर चाहिए था, ये लेट हो गया है, ये आया यहाँ है। हम ये नहीं बोलते इसकी एप्लीकेबिलिटी बैक डेट से हो रही है। देखिए इसकी एप्लीकेबिलिटी तो कहाँ हो रही है फाइनेंस की? यहाँ से, फ्यूचर डेट से। लेकिन इसका थोड़ा सा पहले से, भाई अप्रैल मई या में आएगा तो 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। तो हम ये नहीं बोलते कि बैक डेट से एप्लीकेबल हो रही है, हम कहते हैं कि ये आया ही देर से है, थोड़ा ये इधर आना चाहिए था, थोड़ी देर हो गई है भाई, इसलिए वो राइट टाइम पे एप्लीकेबल है। इज दिस ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब अगली बात, ये जो परिवर्तन लाया, ये जो बजट 2023 चेंज लाया, क्या ये फाइनेंस एक्ट इस साल जो हम इनकम कमाएंगे उसके लिए एप्लीकेबल है?
क्या इस साल जो हम इनकम कमाएंगे उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा? क्या उसके बाद जो कमाएंगे उस पर भी एप्लीकेबल होगा? उसके बाद जो कमाएंगे उस पर भी एप्लीकेबल होगा? मान लो इस बजट में आया है कि कोई एक एक्स इनकम होती है, कोई एक एक्स इनकम है, उस पर ना 40% का टैक्स लगेगा। इस बजट में आ गया कोई एक्स इनकम, कोई फलानी इनकम पे 40% का टैक्स लगेगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सिर्फ 23-24 में अगर हम कमाएंगे तो 40% लगेगा, या 24-25 में कमाएंगे तो भी लगेगा, और 25-26 सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के लिए आया कि आने वाले सभी फाइनेंशियल ईयर के लिए आया है? तो मैं आपको बता दूं, आने वाले सभी फाइनेंशियल ईयर के लिए आया है। क्यों? क्योंकि जो फाइनेंस एक्ट होता है ये अमेंडमेंट लाता है, चेंजेस लाता है, जिसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। वो एक्ट में चेंज लाता है, कानून बदल गया, अब यही चलेगा हमेशा। ठीक है क्या? लेकिन 5-6 बजट के बाद एक फिर से बजट आया जिसमें कहा गया एक्स इनकम पे टैक्स 20% लगेगा। अब तो वहां से अब 20% लगेगा अब आगे के सालों के लिए। ये बात समझ में आई? तो फाइनेंस एक्ट जो एनुअल होता है वो एक साल के लिए नहीं होता है, ये कानून जो हमारा बना हुआ है ना, पूरा इनकम टैक्स का जो पोथा है उसमें बताता है क्या क्या चेंज करना है, और जितना भी फाइनेंस एक्ट में चेंज आता है वो उस पोथे में ले जाके चेंज कर देता है, इनकम टैक्स एक्ट में ले जाके चेंज कर देता है। तो वहां सब कुछ बदल जाता है। वो तो परमानेंट कानून है भाई, हमेशा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा वो तो, जब तक कि तुम दोबारा से उसको नहीं बदलोगी। राइट? तो आपने एक बात तो समझ ली कि फाइनेंस एक्ट एनुअली आता है और वो फ्यूचर के सभी ईयर्स पे एप्लीकेबल हो जाता है, बिकॉज द चेंजेस गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू एक्ट। नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये बजट 2023 यहां से तो अब एप्लीकेबल हो ही गया, यहां से एप्लीकेबल हो गया, क्या ये बजट 2023 पीछे से एप्लीकेबल हो सकता है? कह सकता है इस फाइनेंशियल ईयर पे भी हम लागू हैं, उससे पहले पे भी लागू हैं, उससे पहले पे भी लागू हैं, उससे पहले पे भी लागू हैं, 10 साल पहले से लागू हो गए हैं। जितने लोग एक्स इनकम कमाए थे अभी तक तो टैक्स नहीं लग रहा था, अब 40% दो, पिछले 10 साल का दो, चलो। क्या ऐसा भी कर सकते हैं? जहां पे कानून आया, आता तो इसी के लिए, ये हम कह पूछ रहे हैं आपसे, क्या ऐसा भी कर सकती है क्या सरकार? कह दे बहुत हो गया नाटक, एक काम करो कि ये एक्ट कब आया था? 1961 में आया था ना, 1961 से ये कानून बन गया है। अब हम इस वाले बजट में 2023 बजट में सरकार कह रही है 1961 से कानून बदल गया है, एक्स वाली इनकम पे 40% टैक्स लगेगा। 1961 से लेके जितना पैसा कमाए हो तुम, ये वाली इनकम, चलो लाओ 40% उसका अभी देना पड़ेगा। सरकार ऐसा बोल सकती है? नहीं बोल सकती है। आपको लग रहा होगा नहीं बोल सकती है, पर इसका आंसर है यस, सरकार बोल सकती है। इनकम टैक्स एक्ट में ये पावर दी गई है फाइनेंस मिनिस्टर को कि वो बैक डेट से भी चेंजेस ला सकते हैं कानून में। ओह माय गॉड, ये सब क्या बवाल है सर, आप पागल कर देंगे हमको। यस, इसे कहा जाता है रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। तो क्या सीखा आपने अभी तक? अमेंडमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोस्पेक्टिव और दूसरा रेट्रोस्पेक्टिव। अमेंडमेंट कौन लाता है? ये फाइनेंस बिल पास होने के बाद कहलाता है फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट में क्या होता है? अमेंडमेंट होते हैं। व्हाट इज अमेंडमेंट? चेंजेस। अमेंडमेंट का मतलब चेंजेस। इट मेक्स चेंजेस टू वेयर? टू इनकम टैक्स एक्ट 1961। एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ चेंजेस आर दीज? प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, अब एक बार के लिए ना प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव फिर से हम बोल देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। ये 3 ईयर मैंने ड्रॉ किए हैं, जल्दी जल्दी करूंगा थोड़ा। ठीक है, अब देखिए आपको तो पता ही है कि बजट
फरवरी में आता है, राइट। जैसे कि ये 3 साल मैंने अगर ड्रॉ किया है तो दूसरे साल के लिए, पिंक वाले साल के लिए बजट कब आएगा? ऑब्वियसली आपको पता है कि पिंक वाले साल के लिए बजट यहाँ पे जनरली आएगा, थोड़ा सा उससे पहले, फरवरी में क्योंकि आता है ना, तो यहाँ पे बजट आएगा। ठीक है, अब ये बजट पास कब होगा? अब पास देखिए 75 दिनों के अंदर कभी भी पास हो सकता है, तो भाई फरवरी में आ रहा है तो मार्च में भी हो सकता है, अप्रैल में भी हो सकता है, लेकिन हमने एग्जांपल लिया कि मार्च में ही पास हो गया था लास्ट बजट। ठीक है, तो ये बजट यहाँ पे आता है, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है? इस फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, यानी इसकी एप्लीकेबिलिटी किस डेट से होती है? इस डेट से होती है। ठीक है, अब ये एप्लीकेबल यहां से होता है, चाहे ये पास यहां पे हो बजट या फिर पास यहां पे हो। हम क्या लिख रहे हैं? पास कहीं भी हो, चाहे पहले पास हुआ हो फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के, चाहे बाद में पास हुआ हो। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी इसकी कहां से है? यहीं से है, राइट। और ये अमेंडमेंट, जो बजट ये अमेंडमेंट लाएगा, चाहे ये बाद में भी पास हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट ही कहलाएगा। ठीक है, उससे फर्क नहीं होगा, ये बैक डेट से एप्लीकेबल नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि वो इस साल की तो बस इनकम पे ना एप्लीकेबल है, एक्चुअल में उस इनकम की कंप्यूटेशन तो यहां से होती है ना भाई साहब, उसकी एक्चुअल कंप्यूटेशन इनकम की तो यहां से होती है। तो क्या कोई बैक डेट से हम आपसे कंप्यूटेशन करा रहे हैं? नहीं भाई, आने वाली डेट से उसका कंप्यूटेशन शुरू होगा। ये प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट ही है। प्रोस्पेक्टिव मतलब आगे की डेट से, और रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है बैक डेट से। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला बजट जो यहां पे पास हुआ आया था, जो पास फ्यूचर में हुआ, अगर इसकी एप्लीकेबिलिटी यहां से हो जाए, इस डेट से एप्लीकेबिलिटी हो जाए, या फिर इसके भी पहले किसी डेट से एप्लीकेबिलिटी हो जाए, और भी पहले के, 1 साल पहले ये तो हो गया, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, कितना पहले से हो सकता है? अरे 1961 में एक्ट बना था, तब से हम चेंज कर सकते हैं कुछ भी, फाइनेंस मिनिस्टर के पास पावर होती है। ये अमेंडमेंट कहलाएगा रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। क्लियर है आपको? बताइए, यहां तक ठीक है? अब मैं आपको ये समझाता हूं कि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट क्यों कोई सरकार ले आती है। भाई ये तो बड़ा फजीयत होता होगा, आपको भी लग रहा है? या सोचिए कोई ये सरकार आए और वो बोले कि भाई हम पिछले 10 साल का कानून बदल दे रहे हैं, पिछले 10 साल में जो जो चीज हुई थी, ऐसी इनकम आई थी, उस पर टैक्स दीजिए। आपको गुस्सा नहीं आएगा? अब बैठ के हम 10 साल का हिसाब निकालें? Yes, you will find it difficult. The law cannot be changed with backdate. ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री हम आप जैसे लोगों को परेशान करने के लिए रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं लाती है। रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट तब लाया जाता है जब लगता है कोई विदेशी कंपनी है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी टैक्स प्लानिंग हो रही है, और सिर्फ मेरे लॉ की कुछ कमी की वजह से उसने एक कमी पकड़ लिया, उसका फायदा उठा रहे हैं ये लोग। बहुत बड़ा टैक्स इन्वॉल्व है, सैकड़ों करोड़ रुपए का टैक्स बन रहा है, लेकिन नहीं निकल पा रहा है बिकॉज ऑफ कोई एक वर्ड है जो गड़बड़ है। ठीक है, उसकी वजह से लोग, मतलब गड़बड़ नहीं था लेकिन उसका एक रास्ता निकाल लिए सब। ठीक है, और उसकी वजह से टैक्स कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो गवर्नमेंट चेंज कर देती है लॉ को बैकडेट से। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर किया जाता है, कॉमन पब्लिक को परेशान करने के लिए नहीं होता है, ये किसी स्पेसिफिक को टारगेट करने के हिसाब से ये सब किया जाता है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूं, 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बने थे अरुण जेटली जी, और मुझे याद है मैंने वो बजट सुना था। उन्होंने एक लाइन बोली थी बजट में, कहा था कि मैं, हालांकि ये सब बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई बजट स्पीच में ये सब क्यों बोलेगा, लेकिन उन्होंने बोला था और मुझे याद है, बड़ा अच्छा भी लगा था। उन्होंने बोला कि मैं कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं लाऊंगा, आई विल नेवर ब्रिंग रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट से लोगों को परेशानी होती है। और 5 साल वो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर रहे, सैल्यूट टू हिम,
he didn't bring even a single retrospective amendment. बैक डेट से कोई चेंज नहीं लाया। देखिए हमारे देश में एक फाइनेंस मिनिस्टर थे जिनको, वो हैं फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, वो पर्सन हैं जिनको रेट्रोस्पेक्टिव मैन बोला भी जाता था। मतलब वो इतने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लाए हैं ना कि आई कैन नॉट टेल यू इवन, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉमन पब्लिक को परेशान करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, हमेशा वो बड़ी टैक्स प्लानिंग हो रही है उसको इवेट करने के लिए, ठीक है, उसको हटाने के लिए वो इस तरीके के लॉ लाए हैं। एंड ही इज नन अदर देन पी चिदम्बरम, शायद आपने नाम सुना हो। कांग्रेस के समय में बहुत बार ये फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में हमारे देश को कंट्रीब्यूट किए हैं और इन्होंने बड़े सारे रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट भी लाए हैं। तो आपको अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि थोड़ा सा समझाना कि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कब लाना पड़ जाता है। थोड़ी सी मजबूरी, एक आध रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट बताऊं तो यू विल बी मोर फेमिलियर विद द लॉ। तो चलिए मैं एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की आपसे बात करने वाला हूं, लेकिन ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट भी लाया कौन? द वन एंड ओनली पी चिदम्बरम। मैं उन्हीं के समय की बात कर रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं उस रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के बारे में। क्या आपने इस कंपनी का नाम सुना है जो आपकी स्क्रीन पे लिखा जा रहा है? मोटोरोला सुना है? बोलिए। हाँ सुना तो होगा ही। क्या करती है ये कंपनी? सर मोबाइल बनाती है। पता है मोबाइल बनाना इस मोटोरोला कंपनी के लिए लाई चने वाला काम है। अरे ये इस पे नहीं दिमाग लगाती है, 1% इससे नहीं होता होगा कुछ। इसका बड़ा गेम है भाई, इसका धंधा ही अलग है। ये धंधा थोड़ी ना, ये तो जिसको कहते हैं ना लाई चने वाला, ये छोटा सा कोई है, बस चल रहा है भाई, मोबाइल भी बनाते हैं। दिस इज नॉट द बिगर सेगमेंट। ये बहुत बड़ी कंपनी है मोटोरोला, ठीक है। और इसका जो बड़ा बिजनेस है वो है ट्रांसपॉन्डिंग। ओके सर, ये कौन सा धंधा है? ये तो मैंने आज तक सुना ही नहीं। ये कौन सा बिजनेस होता है सर? आइए मैं आपको समझाऊंगा ये ट्रांसपॉन्डिंग बिजनेस क्या होता है, लेकिन ये बात समझने के लिए एक दूसरी बात पहले समझते हैं, क्योंकि आपके समझ में ही नहीं बैठेगा कि ये धंधा क्या है। आइए एक दूसरी बात करें, अभी ट्रांसपॉन्डिंग की बात नहीं करते। देखिए ये आप हो, ठीक है, और ये रहा आपका दोस्त, ठीक है। ये आप हो, ये आपकी दोस्तनी है, सहेली है, ठीक है। तभी तो आप बात करोगे। अभी हम फोन कॉल की बात कर रहे थे ना, हम हमेशा दोस्तों को कहाँ कॉल करते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, आपके पास जियो का फोन है, मैम के पास भी जियो का फोन है, ठीक है। अब आप जब इनको कॉल करते हो तो ये कॉल कनेक्ट कैसे होती है? आपने नंबर डायल किया, अब ये कॉल कनेक्ट कैसे होगी? तो मैं आपको बताऊं, देखिए ये बीच में प्यारा सा जियो का टावर है। बेसिकली होता क्या है, जब आप कॉल करते हो तो ये कॉल जाके सिग्नल देती है टावर को। ध्यान दीजिएगा, हम मोबाइल पे नंबर डायल करते हैं ना और कॉल बटन दबाते हैं तो सीधे मोबाइल पे सिग्नल नहीं जाता, सामने वाले के नहीं जाता। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, सीधे मोबाइल पे कनेक्शन जाएगा, ठीक है। ये टावर लगे ही इसलिए हैं, ठीक है। आप जब नंबर डायल करते हो तो जियो का, अगर सामने वाले का नंबर, इसका नंबर जियो का था ना, तो जियो के टावर पे सिग्नल गई, ठीक है। आपने, इनके पास जियो का फोन, इनके पास जियो का फोन, आपने नंबर डायल किया, जियो के टावर पे सिग्नल पकड़ता है और जियो का टावर कनेक्ट करा देता है इसके नंबर से, ठीक है। और बस इधर रिंगटोन बजना शुरू हो जाती है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। बस कॉल उठती है, बातचीत शुरू हो जाती है। दिस इज एज सिंपल एज दिस। लेकिन पंगा कहां पे है? आपके पास तो है जियो का सिम, लेकिन ये मैम के पास है, कौन सा सिम दे इनको? एयरटेल का। तो ये रहा जियो का टावर, आपने नंबर डायल किया,
भाई आप जियो के हो, तो क्या जियो के टावर पे कनेक्ट होगा? कैसे होगा? अब ये क्या ये कोई जियो का टावर इन दोनों कॉल को कनेक्ट करा पाएगा? कभी किसी कीमत पे नहीं करा पाएगा। अब होता कैसे है, ये कॉल कैसे जाती है, जियो से एयरटेल पे कॉल कैसे जाती है, ये समझिए। एक एयरटेल का भी टावर बनाए, रुकिए। जब आप कॉल करते हो जियो के फोन से एयरटेल के नंबर पे, तो कॉल कनेक्ट होती है आपकी जियो के टावर पे, ठीक है। जियो का टावर अब कहां कनेक्ट कराएगा? एयरटेल के टावर पे? नहीं, जियो का टावर कैसे एयरटेल के टावर पे कनेक्ट करा पाएगा? इसके लिए जरूरत होती है ट्रांसपॉन्डर की। अब ये रहा ट्रांसपॉन्डर, ये क्या है? ट्रांसपॉन्डर, ये डिवाइस है। जियो की कॉल जाएगी, अब ट्रांसपॉन्डर को कनेक्ट करेगी। ट्रांसपॉन्डर कहेगा ओ दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट कराना है, ये तो मैं ही करा सकता हूं। जियो वाला टावर एयरटेल के टावर को कनेक्ट नहीं करा पाएगा, कोई भी एक टावर दूसरे टावर से सिग्नल नहीं करा पाएगा, उसको बीच में एक डिवाइस चाहिए, ट्रांसपॉन्डर, ठीक है। यहां से कॉल गई, जियो से कॉल गई ट्रांसपॉन्डर पे, ट्रांसपॉन्डर ने कनेक्ट कराए एयरटेल के टावर को। अब एयरटेल का टावर सिग्नल डालता है यहां पे और बजना शुरू का होता है, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आपके हिसाब से तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हुआ है कि नहीं? आपने कॉल दबाई और खट से उधर बजना शुरू हो गया। लेकिन सोचिए इतने में कितना काम हुआ है। फटाक से आपके नंबर से जियो के टावर पे कनेक्शन गई, ठीक है, सिग्नल गया, वहां से ट्रांसपॉन्डर पे सिग्नल गया, ट्रांसपॉन्डर ने एयरटेल के टावर को सिग्नल भेजा, एयरटेल के टावर ने फिर क्या किया, फोन नंबर पे सिग्नल भेजा। गजब, इतना सारा काम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। यस, और इस काम को करने के लिए अब ट्रांसपॉन्डर पैसे लेता है। किस कंपनी से लेगा मालूम है? जिस कंपनी से कॉल गई है। अब वो जियो वाले से कहता है तुम्हारी सिग्नल हमको कनेक्ट करानी है, चलो पैसा दो हमको। तो आप समझिए पूरे हिंदुस्तान में जितनी कॉल एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जा रही है, एक बंदा अपना ट्रांसपॉन्डर लगा के कमा रहा है, धकाधक कमा रहा है। वो कौन है? ट्रांसपॉन्डर, जिसने लगाया है। और किसने लगाया है? ये है वो कंपनी। अब आप समझोगे अरे ये तो बहुत बड़ी कंपनी है भाई, हम लोग हल्के में ले रहे थे, मोबाइल बनाती है, उसमें थोड़ी ना कमाई कर रही है। ये है उसकी कमाई। जितनी कॉल्स एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जा रही है, हर कॉल पे उसका पैसा बन रहा है। वो हर कॉल के हिसाब से चार्ज कर रहा है। किससे चार्ज कर रहा है? जहां से कॉल आ रही है। मान लीजिए एयरटेल से जियो पे कनेक्शन जा रहा होता तो एयरटेल वाले से पैसा लेता। आपने एक पहले याद है कि होता था कि जैसे जियो का भी मोबाइल आया था कि जियो टू जियो फ्री, एयरटेल टू एयरटेल फ्री रहेगा। ये मैं बहुत पुराने जमाने की बात कर रहा हूं। जिस समय दूसरे नेटवर्क पे कॉल करो ना तो पैसा लगता था, लेकिन अपने नेटवर्क पे फ्री होता था। मालूम है क्यों? क्योंकि ट्रांसपॉन्डर दबा के पैसा लेता था उस समय। तो दूसरे नेटवर्क का इतना ज्यादा ट्रांसपॉन्डर को देना पड़ता था कि वो कंपनी भी चार्ज करती थी। अपने नेटवर्क पे उसको टेंशन नहीं रहती थी क्योंकि उसी का टावर कनेक्ट करा देता था, तो ट्रांसपॉन्डर का पैसा नहीं होता था। बात समझो? अच्छा, इस सेगमेंट में लोगों की लड़ाई क्यों है? क्यों जियो जब लाया तो फ्री कर दिया एकदम, काम पूरे मार्केट की बैंड बजा देंगे, सबको फ्री में बांट देंगे सिम, ठीक है, कॉलिंग भी फ्री दे देंगे, सब दे देंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए कि अगर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे कॉल जाएगी तो जियो को पैसा देना पड़ेगा। वो क्या, उसने सोचा कि काम करते हैं पूरे हिंदुस्तानी को जियो ही पकड़ा देते हैं, ना दूसरे नेटवर्क पे कलेक्ट करना पड़ेगा, ना ट्रांसपॉन्डर को पैसा देना पड़ेगा, पूरे हिंदुस्तानी को पकड़ा क्या देते हैं, जियो का फोन पकड़ा देते हैं। इस तरीके से बड़े बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं। बहरहाल हमको अभी जियो का बिजनेस नहीं समझना है, हमें तो क्या समझना है, मोटोरोला का बिजनेस, ठीक है। अब ये ट्रांसपॉन्डर लगे कहां होते हैं? ये ट्रांसपॉन्डर लगे होते हैं सैटेलाइट में। सैटेलाइट मतलब ऊपर हवा में लगे हैं, सैटेलाइट्स में, राइट। और वहीं से ये सारा कनेक्शन कर रहे हैं। मोटोरोला कंपनी एक विदेशी कंपनी है, ये हमारे देश की कंपनी नहीं है, फॉरेन कंपनी है बच्चों, ठीक है, विदेशी कंपनी है। अब हमारे देश में लॉ क्या है टैक्स का, ये समझिएगा। हमारे देश में टैक्स का लॉ क्या है? हमारे देश में टैक्स का कानून ये कहता है कि अगर आप इंडिया के हो तब तो इंडिया में टैक्स देना ही देना है। फिर आप कहीं से भी, पूरी दुनिया में कहीं से भी कमाओ, इंडिया में टैक्स देना है। कहां से इनकम आ रही है, कैसे आ रही है, मतलब नहीं। जैसे मैं इंडिया का हूं तो मुझे तो हर इनकम पे टैक्स, मैं दुबई से भी पैसा कमा के लाऊंगा ना तो इंडिया में टैक्स देना होगा। इंडिया से कमाऊंगा चाहे कहीं से भी,
लेकिन एक विदेशी कंपनी जो इंडिया की नहीं है, बाहर की है, क्या उसको इंडिया में टैक्स देना है? नहीं, ऐसे थोड़ी ना, विदेशी कंपनी क्यों भला दे दे। लेकिन अगर वो इंडिया से पैसे कमाएगी तो उतनी इनकम पे इंडिया में टैक्स देना होगा। समझ पाए हम क्या कहना चाह रहे हैं? एक विदेशी कंपनी है, अपने देश में कमा रही है तो उस पर अपने देश में देगी टैक्स। लेकिन अगर एक विदेशी कंपनी हमारे देश से कुछ पैसा कमा रही है तो हमारे देश में भी टैक्स देगी उस इनकम पे। ये कानून है। अभी ज्यादा जोर मत दीजिएगा, इसके लिए आपको पढ़ना है चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस, और वो अभी बहुत बाद में आएगा। अभी तो आप न जाने बेसिक कॉन्सेप्ट में कितनी सारी चीजें सीखने वाली हो, तो जोर मत दे देना दिमाग पे, बस सिंपल सा समझो कि अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं, क्या कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा सर पूरी बात नहीं भी समझ में आई है? अरे तो बेटा पूरी बात कहां से समझ में आ जाएगी? इनकम टैक्स शुरू किया है, खत्म नहीं किया है, अभी शुरू हो रहा है। राइट जितनी चीज आप पढ़ रहे हो सब समझोगे धीरे धीरे। अभी तो आपको ना सिर्फ आउट ऑफ बाउंड्री दिखा रहे हैं, धीरे 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 बस आपकी पकड़ में ला रहे हैं कि आपको पता हो भाई इनकम और टैक्स ये सब होता क्या है। आई एम बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट, राइट। जितना आपको समझ में आ रहा है तसल्ली के साथ ये बात समझ लो कि अगर उसका 80% भी आ रहा होगा ना तो आप फोड़ के आओगे एग्जाम में, ठीक है। जितना आ रहा है वो तो बहुत ज्यादा है, जितना आ रहा है उतने से तो आप फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद संभाल लोगे, ठीक है, वो लेवल है। चलिए बहरहाल पहुंचते हैं वापस से। तो कहां पे थे हम लोग कि हमारे देश में कानून ये है कि जो टैक्स है एक विदेशी कंपनी को तब देना है जब वो इंडिया से पैसे कमा रही है, ठीक है। इंडिया से पैसे कमाने का भी मतलब उसमें बताया गया है कि या तो आपको इंडिया में पैसे रिसीव हो और या तो आपका इंडिया में इनकम अराइज हो रही हो, ठीक है, एक्रू हो रही हो इंडिया में, ठीक है। तो पैसा तो इसको फॉरेन ट्रांसफर मिलता है भाई, विदेश की कंपनी है, विदेश में जहां भी इसका बैंक अकाउंट है वहां लोग ये जियो देते होंगे उसको पैसा, तो पैसा रिसीव तो इंडिया में हो नहीं रहा है, ठीक है। अब आगे की बात सुनिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मोटोरोला कंपनी को टैक्स डिमांड भेजी 900 करोड़ रुपए की। ये बात मैं कर रहा हूं 2007 के आसपास की, ईयर 2007 कि 900 करोड़ रुपए इनकम नहीं, कह रहा है 900 करोड़ रुपए टैक्स जमा करना है तुमको मोटोरोला कंपनी। और मोटोरोला कंपनी 1 रुपए का टैक्स उस समय हमारे देश में नहीं भरती थी। उन्होंने रिप्लाई किया, और रिप्लाई सुनिएगा क्या कहा कि मुझे इंडिया से इनकम नहीं आती है इसलिए हम ये नहीं करते, ठीक है, क्योंकि विदेशी कंपनी के लिए आपका लॉ यही है कि इंडिया से इनकम आनी चाहिए। मेरी इनकम कहां से आ रही है? सैटेलाइट से। और मैं बताता हूं कि उस समय इंडिया की डेफिनेशन इनकम टैक्स में क्या लिखी हुई थी। इंडिया की डेफिनेशन लिखी हुई थी इनकम टैक्स में, इंडिया एज डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या लिखी थी? इनकम टैक्स में लिखा हुआ है कि इंडिया का मतलब होता है इंडिया जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। फिर आइए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले इनकम टैक्स कौन से इंडिया की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन होती है हर चीज की। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ था इंडिया मीन्स द लैंड मास ऑफ इंडिया। इंडिया मीन्स द लैंड मास ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का मतलब है इंडिया की धरती। तो उसने बताया कि देखिए आप कुल मिला के इनकम टैक्स में क्या लिखे हो, इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वही इंडिया है, और कॉन्स्टिट्यूशन में आपके संविधान में लिखा हुआ है कि इंडिया का मतलब होता है लैंड मास ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का मतलब होता है इंडिया की धरती। धरती पे कहां धंधा कर रहे हैं हम तो सैटेलाइट में लगा रखे हैं सारा हवा में, वो इंडिया थोड़ी ना है। तो किस बात के टैक्स? बात तो सही कह रहा है। अब उस समय हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम। उन्होंने मोटोरोला कंपनी में बात की, कहा देखिए 2 तरीके हैं, अगर आपको डिमांड आती है डिपार्टमेंट से तो आपको या तो डिमांड जमा करनी पड़ेगी और नहीं तो आपको केस करना पड़ेगा। भाई आप फाइट कीजिए। क्या आप केस करने आएंगे तो क्या होगा मैं आपको बता दूं, जमा कर दोगे तब तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर आप केस करने आओगे तो क्या करेंगे, हम बैक डेट से इंडिया की डेफिनेशन ही बदल देंगे और उसमें लिख देंगे कि इंडिया की धरती के ऊपर जो हवा है ना वो भी इंडिया है। हम बैक डेट में बदल देंगे क्योंकि मेरे पास तो पावर है कानून बदलने का, हम फाइनेंस मिनिस्टर हैं देश के, तब तो तुमको देना पड़ेगा। मोटोरोला कंपनी ने कुछ नहीं बोला,
अगले दिन 900 करोड़ रुपए का टैक्स जमा हो गया। ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। एंड आई टेल यू 2007 में इंडिया की डेफिनेशन बदल दी गई। फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने उसी समय बदल भी दिया और डेफिनेशन हो गया इंडिया का मतलब। आज सुनिए इंडिया का मतलब क्या है। इंडिया का मतलब इंडिया की धरती, उसके ऊपर की हवा, नीचे पाताल तक पानी और अगल बगल का भी थोड़ी दूर तक का पानी इंडिया है। वाह क्या बात है भाई। और ये डेफिनेशन कब से बदली गई? 2007 में बदली गई, लेकिन ये डेफिनेशन बदली गई विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम बैक डेट से। कब से? 1961, 1961 से इंडिया की डेफिनेशन बदल दी गई। ठीक है, मोटरोला कंपनी समझ गया था कि ये तो अपना गेम खेल रहे हैं इंडिया वाले। ठीक है, तो समझ गया कि भाई डेफिनेशन तो पावर तो है ही है कानून में, ये बैक डेट से बदल सकते हैं डेफिनेशन, और ऐसा कर भी दिया। लेकिन मोटरोला कंपनी ने तुरंत टैक्सेस पे कर दिए थे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कॉमन पर्सन को परेशान करने के लिए। अब हम मेरा कोई टैक्स नहीं जमा हुआ है 1-2 लाख रुपया, तो क्या फाइनेंस मिनिस्टर आएगा कानून बदल देगा मेरे लिए? अरे नहीं, ठीक है, मेरे जैसी चींटी को मसलने के लिए कानून बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं ना, उनके लिए बैक डेट से कानून बदला जाता है। राइट, तो एंड दीज अमेंडमेंट्स मेक चेंजेस टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, और वो एक बार चेंज हो जाता है तो वो परमानेंट चलता रहता है, कानून का पार्ट हो गया है वो। फ्यूचर में कभी क्या किया जाएगा, अगर कोई दूसरा बजट आता है, उसे चेंज करता है, परिवर्तित करता है, तो फिर वो वहां से बदल जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फाइनेंस एक्ट। आई होप आपको मजा आया होगा। पूरी जर्नी बजट से लेके फाइनेंस एक्ट तक की आपने सीखी, प्रैक्टिकल वे में सीखी। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन अभी ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स लॉ समझने के लिए आपको जितनी चीजें सीखनी है, उन 6 चीजों में से अभी हमने 4 चीजें की हैं, 2 चीज अभी भी बाकी है, यानी पिक्चर बाकी है दोस्त। बाय बाय। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।